देखो वीडियो के सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन पार्ट सेकंड। ठीक है, देखो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, अरेंज करता है। किसे करता है? ऑल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते थे? लैंड होता था, लेबर होता था, कैपिटल होता था और एंटरप्रेन्योरशिप होता था। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को, इन सभी फैक्टर्स को मैनेजमेंट जो है वो अरेंज करके रखता है। अरेंज करके रखता है कैसे करके रखता है? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक कलेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज करके रखता है इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को। ठीक है, और वो ऐसा क्यों करके रखता है? ताकि उसे जो उसने टारगेट जो टारगेट कर रखा था, जो गोल को टारगेट कर रखा था, उसे वो अचीव कर पाए। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 4 इम्पोर्टेंस आती है मैनेजमेंट की। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है अचीविंग गोल, यानी कि गोल को अचीव करना। इसके अंदर क्या आता है? देखो जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ही है वो हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो गोल अचीव कर पाए। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो अब जो मैनेजर होता है उसका क्या रोल होता है? रोल क्या होता है मैनेजर का? रोल होता है मैनेजर का कि वो कॉमन डायरेक्शन दे, यानी कि कॉमन गाइडेंस दे, एक कॉमन डायरेक्शन दे। किसे दे? इंडिविजुअल्स को भी दे सकता है इंडिविजुअली, या फिर ग्रुप्स को दे सकता है। उनके एफर्ट्स को वो कलेक्टिवली कॉमन डायरेक्शन दे ताकि गोल अचीव हो पाए। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है गोल को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो जो मैनेजर का रोल क्या है? कॉमन डायरेक्शन देता है टू इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स को कलेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीजेज इफ़िशियंसी। इंक्रीजेज इफ़िशियंसी, इसके अंदर देखो क्या आता है? इसके अंदर आता है कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? इंक्रीजिंग इफ़िशियंसी। कैसे? बाय बाय राइजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू इफ़िशियंट स्ट्रेटजीज। यानी कि जो मैनेजमेंट है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए, ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करे, ऐसी प्लानिंग डेवलप करे, ऐसे ऑर्गेनाइज करे ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो राइज करे, वो इंक्रीज़ करे। और वो इंक्रीज़ कैसे करेगी? इफ़िशियंटली करेगी। इफ़िशियंट का मतलब क्या बताया था? मोर अटेंशन किस में होना चाहिए? रिसोर्स को मिनिमम वेस्टेज पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो यानी कि मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करेगा किसमें? इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू इफिशियंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही डायनेमिक बना देता है। अब वो कैसे बनाता है? इसका आंसर देखो, सुनो। जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? कई सारे उसमें चेंजेस आते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं मैनेजमेंट क्रिएट से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन को ही मैनेजमेंट क्या कर देगा? डायनेमिक कर देगा, यानी कि कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, ठीक है, अब कौन चेंज कर देगा? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देगा। कैसे करेगा? देखो मैनेजमेंट मैनेजमेंट जानता है कि क्या बोलते हैं, हमारे पास जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके अंदर आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स को टैकल कैसे करेगा मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के अंदर एक खूबी होती है या उसके अंदर एक टैलेंट होता है कि वो खुद को फ्लेक्सिबल बना लेगा। उसका नेचर कैसा हो जाएगा? ये फ्लेक्सिबल कर लेगा। देखो इसमें क्या लिखा है? विद फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट यानी चेंज कैन बी इजीली अडेप्ट बाय द एम्प्लॉयज। ठीक है, एंड थस मैनेजमेंट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक। देखो कोई भी चेंज आए कंपनी में, हर एम्प्लॉय उस चेंज को क्या अवॉइड ही करेगा, हर चेंज के अगेंस्ट ही रहेगा एम्प्लॉय। लेकिन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कुछ मैनेजमेंट रूल्स में या फिर कुछ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में वो कुछ चेंज करे, यानी कि उन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को वो फ्लेक्सिबल बना दे ताकि अगर कोई भी चेंज आए कंपनी में या कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी आउटसाइड से प्रॉप सिचुएशन क्रिएट हो जिससे कंपनी डिस्टर्ब होने जा रही है, तो वो उन चीज़ को चेंज कर ले और कंपनी उस चीज़ को, एम्प्लॉयज़ उन चीज़ को अडेप्ट कर लें। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल सारे अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गई? डायनेमिक बन गई। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलपमेंट जो पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक, इसके अंदर क्या आता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ मोरल ड्यूटीज़ होती हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है,
कैसे होती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखो जहाँ पे कंपनी ने अपना प्लांट सेटअप कर रखा है वहाँ के अगल बगल में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की होती है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसे परफॉर्म कौन करता है, मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है। और देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अपने कंज्यूमर तक, अपनी सोसाइटी तक वो रीच करवाए, ठीक है। हेल्थ केयर बेनिफिट्स पहुंचाए सोसाइटी तक, एजुकेशन सिस्टम अप्रोच करवाए सोसाइटी को, हैंस मैनेजमेंट हेल्प्स इन इट्स ग्रोथ, यानी कि इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है किसकी, सोसाइटी की ग्रोथ में, ठीक है। यही था इसके अंदर, अचीविंग गोल्स इंक्रीजेज इफिशियंसी, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डायनेमिक में हमेशा याद रखना फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट ही है जो किसी भी चेंज को इजीली अडेप्ट करवा सकती है थ्रू द एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है, जब ये सारे जो गोल्स हैं, ये सारे जो टारगेट्स हैं, ये जो सारी जो इम्पोर्टेंस, अगर ये सभी इम्पोर्टेंस अगर परफॉर्म हो रही हैं तो इससे कंपनी में क्या आ जाएगा, इससे कंपनी में आएगा हार्मनी इन वर्क, हार्मनी इन वर्क, यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट में हार्मनी आ जाएगी, वहाँ पे पीस आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंस है किसकी, मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेजमेंट ब्रिंग्स हार्मनी इन वर्क, क्या करता है, ब्रिंग्स हार्मनी इन वर्क, ठीक है। अगर सभी लोग अच्छे से कंपनी में खुश हैं, सब अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है, प्रॉपर मैनेजर जो है हर किसी को इंडिविजुअली भी और ग्रुप वाइज भी हर किसी पे फोकस कर रहा है, उनकी मिस्टेक्स को उनको इम्प्रूव करवा रहा है, और उनकी जो गुडनेस है उन पे और उन्हें वर्क करवा रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे कंपनी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे हार्मनी आ रही है किसमें, वर्क में, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, क्या है, या इनमें से ये सभी है, या इनमें से ये सिर्फ दो है, ठीक है। अब ये आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें अगर आर्ट की, तो देखो आर्ट का मतलब क्या है, आर्ट का मतलब होता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। आर्ट क्या है, एक पर्सनल एप्लीकेशन है, ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन है, इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, ठीक है, किसकी, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल, यानी कि जो पहले से नॉलेज हो रखी है, जो पहले से स्किल्स हैं, उनकी एक पर्सनल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखो आर्ट कौन कौन से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, देखो आर्ट के अंदर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि आर्ट के अंदर भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है, यानी कि कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए या सीखने के लिए होता है। तो वो आर्ट के अंदर होता क्या है, चाहे कोई भी तुम एग्जाम्पल ले लो, चाहे तुम डांस ले लो या म्यूज़िक ले लो, ठीक है। देखो डांस करने के लिए भी तुम्हें स्किल्स चाहिए, उसके लिए भी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर ट्रेडिशनल सीख रहे हो उसके अंदर भी देखो तुम्हें काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, मूव्स की, स्टाइल्स की। और म्यूज़िक सीख रहे हैं तो उसके अंदर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि सरगम है क्या, ठीक है, और भी चीज़ें आती हैं म्यूज़िक के अंदर, ठीक है, या उसकी म्यूज़िक के अंदर जो सरगम आती है या जो रिदम आती है वो सब तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो यानी ये क्या हुआ, थियोरेटिकल नॉलेज है। अब देखो जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट भी क्या है, एक एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर भी नॉलेज आती है, थियोरेटिकल नॉलेज आती है। देखो मैनेजमेंट करने के लिए भी मैनेजर को काफ़ी सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी उसको थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो तुम अगर फॉर एग्जांपल तुम मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किए गए हो, ठीक है, और तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया और तुम्हें मार्केटिंग ABCD भी कुछ नहीं आता है, तुमने उसके बारे में कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, तो तुम्हें क्या आएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम फाइनेंस में भी रखा जाए, तुम फाइनेंस के बारे में जानते नहीं हो कि कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज कैसे करना है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो तुम क्या कर पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि लॉट ऑफ लिटरेचर, लॉट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यानी कि आर्ट के अंदर में भी रिक्वायरमेंट होती है थियोरेटिकल नॉलेज की, और मैनेजमेंट के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है थियोरेटिकल नॉलेज की, ठीक है। ये हो गया। अब इसका देखो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है। देखो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, देखो कोई भी आर्टिस्ट बना रहा है, ठीक है, चाहे मैनेजर बना रहे, हर किसी के वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है, हर किसी का बोथ हैज़ देयर ओन, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे मैनेजर हो, दोनों का ही ओन वे ऑफ मैनेजिंग एंड डूइंग थिंग्स, ठीक है, दोनों का अलग अलग प्रॉपर वर्क होता है, अलग अलग प्रॉपर वर्किंग स्टाइल होता है, ठीक है, उनकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। देखो अगर डांसर है,
कोई, और अपने डांसिंग स्टूडेंट को अगर वो कुछ सिखा रहा है तो वो अपने किस पे बेसिस पे सिखा रहा है, अपनी नॉलेज पे सिखा रहा है और अपने डांसिंग एक्सपीरियंस पे सिखा रहा है, दोनों का वर्क अलग है। वहीं अगर दूसरा अगर कोई डांसर ले लो, उसके पास अपनी अलग नॉलेज है, उसका अलग एक्सपीरियंस है, तो वो अपने डांसिंग स्टूडेंट को अलग तरीके से सिखाएगा, ठीक है। वहीं देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ए का जो मैनेजर है उसका वर्किंग एक्सपीरियंस और उसकी नॉलेज अलग है, वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरीके से मैनेज करेगा। और वहीं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर बी है, उसका जो मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसकी नॉलेज अलग है, वो अलग तरीके से मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर क्या आ जाता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो, मैनेजर अप्लाई करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, इसमें मेन लाइन क्या होती है, ये मेन लाइन है, मेन, ठीक है। इस पर पूरा फोकस करना। देखो ये क्या बताती है, ये बताती है, देखो अच्छे मैनेजर को तुम कैसे पता करोगे। देखो, मैनेजमेंट करने के लिए तुम्हें नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है, ये समझ में आ गई। तुम्हें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। देखो, बुक्स में जो लिखा है वो एक बार लिख दिया गया है, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं। क्या होती रहती, सिचुएशंस जो है वो डायनेमिक है, ठीक है। सिचुएशंस डायनेमिक हैं, तो बुक में जो मैनेजमेंट बुक में जो एक बार लिख दिया गया वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल है जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा, लेकिन सिचुएशन कैसी उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजर फॉलो करता है प्रिंसिपल्स को, वो बताता है कि ये एक सक्सेसफुल मैनेजर है। देखो क्या है, द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू पुट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कैसे लाना है, मेक्स हिम ए सक्सेसफुल वन। देखो, इसके अंदर क्या आ जाता है, कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी मैनेजर, दोनों का मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो अप्लाई करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये उनका अलग अलग तरीका है। देखो, अगर सक्सेसफुल बनना है तो एक मैनेजर के अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सिर्फ रूल्स के तरीके से नहीं, उन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाना है, उन्हें रियल टाइम सिचुएशन में कैसे एक्टिवेट करना है, वो एक सक्सेसफुल मैनेजर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो गई मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इसके अंदर देखो, आर्ट के अंदर भी क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन फीचर शो हो रहा है। देखो, आर्ट के अंदर कैसे था कि अगर कोई डांस टीचर है वो अपने तरीके से सिखा रहा है अलग अलग स्टूडेंट्स को कि उन्हें कैसे सीखना होगा, ठीक है, या उनकी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी कैसी है। वहीं अगर डांस टीचर बी है, वो कैसे स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, ये उनका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। दोनों का अलग अलग वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। वहीं मैनेजमेंट का भी अलग अलग वर्किंग प्रोसेस है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे ना डील करके, उनके रूल्स को डील ना करके, उन्हें डेली यूज टू रियल टाइम प्रैक्टिस में कैसे एक्टिवेट करना है, ये क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखो इसके अंदर क्या आता है, कोई भी आर्ट हो, आर्ट की तरह से उसे डील किया जाता है। देखो, एन आर्टिस्ट मस्ट हैव पेशेंस, आर्टिस्ट के अंदर पेशेंस होना जरूरी है और उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी वो एक सिंपल आर्ट को, एक बेसिक आर्ट को एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। देखो, इसी तरीके से सिमिलरली एक अच्छा मैनेजर वही होगा जो क्या, प्रैक्टिस को, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को और पेशेंस स्किल को अचीव कर लेगा परफेक्शन में आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। देखो क्या है, ये क्या बता रहा है, देखो कोई भी आर्टिस्ट हो, वो स्टार्टिंग से ही आर्टिस्ट नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले कुछ ना कुछ वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेंटर की बात करें, वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा, ठीक है। उसे उस चीज़ में परफेक्शन नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, फिर वो काफ़ी टाइम तक वर्क करता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने पेशेंस लेवल से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने स्किल्स से उस चीज़ को मास्टरपीस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये क्या बताया कि उसने लॉन्ग टाइम से उस चीज़ पे वर्क किया और वो आज किस पे पहुंच गया, परफेक्शन पे पहुंच गया, ठीक है। इसीलिए मैनेजर जो होगा वो कंपनी में अपॉइंट हो गया तो अपनी वो पेशेंस स्किल से, इमेजिनेशन से, थॉट प्रोसेस से, क्रिएटिविटी से, इन सभी चीज़ों से काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे परफेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या बता रहा है, आर्ट में भी देखो प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है और मैनेजमेंट के अंदर भी यही चीज़ चाहिए होती है। तो आर्ट और मैनेजमेंट दोनों ही प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी को शो करते हैं। अब देखो, गोल ओरिएंटेड में क्या आ रहा है, गोल ओरिएंटेड, अगर आर्ट है, आर्ट के अंदर भी कोई गोल
गोल है, अगर म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर का क्या मतलब गोल रहेगा कि उसे अपने म्यूजिक स्टूडेंट को म्यूजिक सिखाना है, अपने तरीके से उसे म्यूजिक स्टूडेंट्स को म्यूजिक सिखाना है, ठीक है। और वही मैनेजमेंट का क्या गोल होगा, एक मैनेजर का क्या रोल है, मैनेजर का गोल ये रहेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करवाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करवाए, ठीक है। अब देखो आर्ट में भी कुछ ना कुछ गोल है, मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ गोल है, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं कि गोल ओरिएंटेड दोनों ही है, थस वी कैन से दैट मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है और वो आर्ट के फीचर को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, भाई बुक वर्क तो चाहिए, बुक लर्निंग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, दोनों में ही चाहिए, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, इसके अंदर क्या आ जाता है, दोनों का ही अलग अलग, आर्टिस्ट का भी और मैनेजर का भी, दोनों का ही अलग अलग वर्किंग वे होता है, वर्किंग स्टाइल होती है, थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन रियल वही होगा जो बुक वर्क को रियल टाइम सिचुएशन प्रैक्टिस में कन्वर्ट करके दिखाए, ठीक है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में क्या आता है, दोनों के अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी जाके वो लॉन्ग प्रैक्टिस कर पाएंगे और उस सिंपल वर्क को वो एक क्रिएटिव वर्क में यानी कि एक मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। दोनों के अंदर गोल ओरिएंटेशन प्रोसेस होता है, दोनों ही गोल अचीव करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है और वो आर्ट के फीचर को शो करते हैं, ठीक है। देखो अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट है साइंस, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो साइंस क्या है, साइंस है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन डेट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ। देखो साइंस क्या है, साइंस जानते हो एक पूरा बॉडी है, क्या है, बॉडी है, ठीक है, एक पूरा ओशियन है जिसके अंदर क्या है, नॉलेज ही नॉलेज है, ठीक है। और वो नॉलेज आती कैसे है, ऑब्जर्वेशन से आती है, एक्सपेरिमेंटेशन से आती है और एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। और वो क्या बताती है, कुछ ट्रुथ को वो एक्सप्लेन करती है, कुछ ट्रुथ को वो एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, साइंस हो गई। साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी है, ठीक है, एक सिस्टम से वर्क करती है, सिस्टमेटिक बॉडी है किसकी, नॉलेज की, और वो आती कैसे है और एक्वायर कैसे होती है, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस से, ठीक है। और वो क्या बताती है, सम जनरल ट्रुथ को वो एक्सप्लेन करती है। देखो इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर आता है फर्स्ट फीचर है इसका, साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसको प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे, साइंस में क्या होता है, इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, यानी कि देखो साइंस के अंदर भी ऑर्गेनाइज मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है। साइंस की कुछ प्रॉपर बुक्स हैं जिनकी वजह से, जिन पे हम स्टडी करके आगे अपना एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी ऑब्जर्वेशन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनसे हमें नॉलेज मिल जाती है साइंस की, ठीक है। अब देखो जैसे साइंस में हुआ, ठीक मैनेजमेंट में भी अवेलेबिलिटी है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल की, मैनेजमेंट की भी बुक्स हैं, मैनेजमेंट की भी लॉज हैं, मैनेजमेंट की भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिन्हें एक्वायर करके आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मैनेजमेंट के अंदर भी बता सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड एक मिनट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे वाटर साइकिल अगर हो रही है, वाटर साइकिल क्या है, कॉज है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, आपको रेन मिली, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि हाँ कॉज है तो उसका इफेक्ट भी है। अब देखो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसे कैसे प्रूव करोगे, देखो अगर कॉज है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, आपने वर्क डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, आपने कॉज तो दे दिया लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या होगा, वर्क आपने एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर दिया, सबको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने वर्क दे प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या बनेगा, इसका इफेक्ट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि वर्क में इफिशियंसी आ जाएगी, हर किसी की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है, काम जल्दी हो पाएगा, ठीक है। अब देखो अगर कंपनी में आपने इक्विटी प्रोवाइड कर दी, यानी कि इक्विटी माने आपने कंपनी में इक्विटी प्रोवाइड कर दी, तो देखो इक्विटी अगर दोगे तो क्या होगा, नो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, नो डिस्प्यूट्स, ठीक है, नो डिस्प्यूट्स। अब देखो अगर आपने कंपनी में ऑर्डर लगा रखा है, यानी ऑर्डर आपने हर किसी का प्रॉपर ऑर्डर लगा रखा है, कौन कब कैसे काम करेगा, ठीक है, और किसको कब तक काम करना है, ये सारे आपने प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपने सबको अलाइन कर रखा है, तो इससे क्या होगा, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, डिले इन वर्क नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर ऑन टाइम काम होगा आपका, ठीक है,
इफिशियंसी इंक्रीज होगी। तो साइंस के अंदर भी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल है, वो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रूव करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में क्या आ जाएगा, देखो अगर क्या बोलते हैं रेन है और ये अपना सन है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रूव करता है। और वहीं पे ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है, स्टडी मटेरियल प्रॉपर्ली अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अवेलेबल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर भी प्रूव होती है। अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा कंपनी में तो इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। इक्विटी प्रोवाइड करोगे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। अगर ऑर्डर प्रोवाइड करोगे कंपनी में, सिस्टमेटिक ऑर्डर रखोगे हर वर्क का, हर डिपार्टमेंट में, तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। तो ये था सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये है इसका सेकंड पॉइंट कि प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन जो हैं वो साइंस में भी फॉलो होता है या मैनेजमेंट में भी फॉलो होता है या दोनों में फॉलो होता है। अब इसको देखो, देखो ऑल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं, वो किस में बेस्ड किए, किससे कैसे बने हैं, वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट से बने हैं। एक्सपेरिमेंट उन पे होते रहे हैं, उन पे काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं। कंट्रोल सिचुएशन में जो भी उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए जो भी सिचुएशन लगेगी, उन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करके ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। ऐसी मैनेजमेंट के अंदर भी सिमिलरली देखो, मैनेजमेंट के अंदर भी जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें भी टेस्ट किया गया है, उन्हें भी काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म किए गए, उन पर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उन पर भी, और उन्हें कई सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें बनाया गया है, उन्हें परफॉर्म करवाने के लिए उन्हें बनाया गया उन मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को। देखो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जनरली जो बुक में है वो प्रिंसिपल ऑफ टेलर का प्रिंसिपल है, और दूसरा फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या पता चला इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर, कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं साइंस के अंदर, उन्हें भी एक्सपेरिमेंटेशन और प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू कंट्रोल्ड सिचुएशन में बनाया गया है, और मैनेजरियल प्रिंसिपल्स भी काफ़ी सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर परफॉर्म किए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों ही किस पे बेस्ड है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। कैसे होती है कि हाँ भाई वो पहले से ही स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स उन पे हो चुके हैं, उनके सारे रिजल्ट्स क्लियर हैं, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, उनकी वैलिडिटी है। अब देखो जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बन गए एक बार में, ठीक है, उनकी कंडीशंस भी प्री डिटरमाइंड हैं कि वो किन किन कंडीशंस में परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स हो रखी हैं, तो वो प्रॉपरली वहाँ पे उसको चीज़ को फुलफ़िल कर देते हैं, ठीक है, वो इस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफ़िल कर देते हैं। लेकिन मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं वो हर सिचुएशन में नहीं फिक्स होंगे, ठीक है। कुछ ही सर्टेन सिचुएशंस के एग्जांपल लेके मैनेजरियल प्रिंसिपल्स बनाए गए होंगे, लेकिन सिचुएशंस तो चेंज होती रहती है, तो उन मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्हीं प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैनेजर को उन डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट रखना होगा। इसीलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, किसी की कॉपी करना, ठीक है। देखो साइंस के अंदर क्या है, अगर साइंस है तो देखो दो साइंटिस्ट हैं, कोई भी दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट के। उन्हें पता है कि उनकी कंडीशन सेम है, क्योंकि साइंटिस्ट जो हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं तो कंडीशन सेम रखनी होगी, तो उन्हें पॉसिबिलिटी है कि हाँ उन्हें डिज़ायर्ड आइडेंटिकल रिजल्ट उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। वहीं मैनेजमेंट में क्या होगा, दो मैनेजर ले लो, ठीक है, इंडिविजुअली वो भले ही वर्क करें, ठीक है, लेकिन सेम डेटा पे वर्क करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे, लेकिन उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उन्हें वो सिचुएशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर अलग अलग होता है रिस्पॉन्ड करने का। देखो ह्यूमन बीइंग नेवर रिस्पॉन्ड इन एग्जैक्टली आइडेंटिकल मैनर, नेवर रिस्पॉन्ड इन एग्जैक्टली आइडेंटिकल मैनर, ठीक है। ये था इसके अंदर।
यूनिवर्सली वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं पहले से ही प्री डिटरमाइंड कंडीशंस में फॉलो अप किए जाते हैं तो वो यूनिवर्सली वैलिड है। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, सिचुएशन जो बुक में लिख दी गई थी मैनेजरियल बुक्स में वो हर बार सेम नहीं रहती, वो हर बार एग्जैक्ट नहीं रहती है, इसलिए उन्हें मॉडिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यूनिवर्सली वैलिड मैनेजरियल प्रिंसिपल्स तो नहीं है। रेप्लिकेशन में आ गए, टू साइंटिस्ट हैं, कोई भी दो साइंटिस्ट होंगे वो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन भले इंडिपेंडेंटली भी करें सेम कंडीशन में करेंगे तो उन्हें उनका आइडेंटिकल रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं अगर मैनेजर परफॉर्म करें, इंडिविजुअली करेंगे, सेम डेटा पे करेंगे तो उन्हें उनका रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ह्यूमन बींग का नेचर ही ये होता है कि वो सिचुएशंस को अलग अलग नज़रिए से देखेगा। ठीक है, पर्सनलाइज्ड वे होता है हर किसी का परफॉर्म करने का। ठीक है, that management is not purely science, is not purely science, but it shows some features of science। ठीक है, प्योरली साइंस नहीं है, प्योरली साइंस नहीं है। ठीक है, प्योरली साइंस नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ फीचर साइंस के शो कर दिए हैं, नॉट प्योरली साइंस। ठीक है, ये रहा। अब देखो बात कर लेते प्रोफेशन की कि प्रोफेशन मैनेजमेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशन क्या है, एक फील्ड है वर्क की, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे बेस्ड है, चाहे स्पेसिफिक बोल लो उसे, चाहे स्पेशल बोल लो, नॉलेज और स्किल है। ठीक है, ये एक क्या है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप अपने स्किल को और स्पेशल लेवल पे ले जाते हो और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो। ठीक है, उसे आपको परफॉर्म करना होता है। अब देखो प्रोफेशन के अंदर एक पॉइंट आता है कि प्रोफेशन खुद में ही एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, पूरी एक नॉलेज का एक ओशियन है। तो वो कैसे है प्रोफेशन? देखो प्रोफेशन के अंदर आता है, प्रैक्टिस होती है, किसकी होती है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो प्रोफेशन के अंदर हर प्रोफेशन में एक प्रैक्टिस कराई जाती है। वहाँ पे क्या कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। किस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है, कई सारे आपको वहाँ पे स्पेशल नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, नॉलेज दी जाएगी ताकि आप उस नॉलेज को स्पेशलाइज्ड कर सको। ठीक है, आप उसे गेन कर पाओ। देखो लॉयर है, लॉयर भी प्रैक्टिस करता है। लॉयर क्या करेगा, हर डिफरेंट सिचुएशन में वो अपनी लॉ को प्रैक्टिस करेगा। डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस करेगा अपनी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी स्किल को प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ऐसे टीचर हो गया, ऐसे फाइनेंसर हो गया। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट भी खुद में एक सिस्टमेटिक बॉडी है, इसकी नॉलेज की ओशियन है मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट के अंदर भी हमने बना रखी हैं क्या क्या, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हमने प्रिपेयर कर रखी हैं। ठीक है, वेरियस बिजनेस सिचुएशंस देखो आती हैं स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, जिस पे वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, उन्हें क्लासेस दी जाती हैं कि वो कैसे डेवलप कर सकते हैं न्यू प्रिंसिपल्स को। ठीक है, कैसे टैकल कर सकते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट को। ठीक है, कई सारे बुक्स लिटरेचर वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली ऑर्डर में मैनेजमेंट के अंदर। तो यानी कि प्रोफेशन का ये वाला जो पॉइंट है कि प्रोफेशन भी खुद में एक वेल डिफाइंड नॉलेज है। ठीक है, और मैनेजमेंट भी खुद में एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। कर लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नाम में ही पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, एंट्री के लेके तो अगर प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन के अंदर आपको रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो अगर आपको अपनी रेगुलर अचीवमेंट्स को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको एग्जामिनेशन या फिर डिग्री चाहिए ही चाहिए होती है। आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन मांगा होगा, या अगर वहाँ पे डिग्री आस्क की गई होगी तो आपको डिग्री फुलफिल करनी होगी वहाँ पे। ठीक है, प्रोफेशन में। तो यानी कि प्रोफेशन क्या होगा, एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री को के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है, आपको अपना प्रोफेशन डॉक्टर बनाना है तो आपको एग्जामिनेशन अब दिए जाते हैं एग्जामिनेशन, और दूसरा डिग्री भी आपको परफॉर्म करनी होती है, MBBS की डिग्री। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशन अगर हमने टीचर का लिया प्रोफेशन तो आपको टीचर का भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, तो आपको वो परफॉर्म करना होगा। ठीक है,
अब देखो बात कर लेते हैं अगर मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि नहीं होती। देखो कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए, कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए, कोई भी मैनेजर बन सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं कि आप 8th पास हो तो आप किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पे अपनी डिग्री, आपको अपनी पूरी पढ़ाई करके ही आपको जाना होगा मैनेजर बनने के लिए, तभी कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, वरना सोचना भी मत। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है कि देखो आजकल जो भी मैनेजर बनेगा उससे कुछ ना कुछ तो देखो डिग्री इसमें भी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर एमबीए की डिग्री की बात करें तो एमबीए की डिग्री आजकल कंपनीज प्रेफर करती हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए मैनेजर की। ठीक है, लेकिन ये फीचर अभी आपके सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो अभी इसको इतना ही रहने देना कि हाँ भाई प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और मैनेजर में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। ठीक है, मैनेजर में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, बस आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा तो आप मैनेजर बन जाओगे। ठीक है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली पॉइंट को फुलफिल करना। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की, यानी कि प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है और मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये देखते हैं। देखो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन बना रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ अलग टाइप की स्पेशल एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया है। फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशंस आर इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, और उन स्पेशल एसोसिएशंस में एक रूल होता है कि हाँ भाई आपको अपना कोई भी प्रोफेशन परफॉर्म करने से पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इससे पहले वाले पॉइंट पे पढ़ा था कि जो डॉक्टर होगा उसे एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री को फॉलो करना होगा, और वो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या थी, चाहे आपको डिग्री परफॉर्म करनी पड़े चाहे आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़े। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। अब आप देखो आप अपने डॉक्टर वाले प्रोफेशन को कैसे प्रैक्टिस में लाओगे, जब आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, इस प्रोफेशनल एसोसिएशन में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लो लॉयर का। लॉयर को भी एक एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा एलएलबी का। ठीक है, तभी जाके वो अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, और उसे प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन सी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यानी प्रोफेशन के अंदर स्पेशल तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन इस्टेब्लिश की गई हैं जिनमें प्रैक्टिस करने से पहले आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, एसोसिएशन तो इस्टेब्लिश की गई हैं, सेटअप की गई हैं, उनमें मेंबरशिप रूल्स भी हैं, वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी है, यानी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जो इसमें होता है प्रोफेशन के अंदर वो मैनेजमेंट के अंदर भी है। लेकिन देखो एग्जाम्पल अगर लें कॉमर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तो AIMA है, एक एसोसिएशन है। ठीक है, दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट भी है। ठीक है, NIPM भी है। इनमें आप चाहो तो रजिस्टर्ड हो लो, नहीं है वैसे ये कोई भी लीगली बाउंडेशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन एसोसिएशन स्टैब्लिश की गई हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, तो इसीलिए ये जो फीचर है वो प्रोफेशन में नहीं, प्रोफेशन में तो है लेकिन ये मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, कोई लीगली बाउंडेशन नहीं है मैनेजर्स के लिए कि वो इस चीज़ का पार्ट बने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, ये कुछ सर्टेन डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड कुछ सेट होते हैं ऑफ रूल्स होते हैं, या जिन्हें बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स बोल दो, या तुम वैल्यूज़ बोल सकते हो, वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, या एक्सपेक्टेशन या रिलेशन या कुछ भी बोला एक्सेट्रा। और ये किस लिए ज़रूरी होती है कि फॉर बिलीव होता है कि नेसेसरी फॉर इट्स सक्सेस, फॉर समथिंग सक्सेस। ठीक है, देखो इसके अंदर होता क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसके अंदर आता है कि जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं प्रोफेशन के अंदर वो बनाए गए हैं, वो पहले से ही बना दिए गए हैं। और वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि वो बाइंड करके रख सकें, इंटीग्रेट करके रख सके, किसे करके रख सके, सभी प्रोफेशनल्स को उनके प्रोफेशन के साथ में एक अलग सा कनेक्शन बना के रखें, एक अलग सा बॉन्डिंग बना के रखें हर प्रोफेशनल का उनके प्रोफेशन के साथ में। ठीक है, क्या करके रखें, बाइंड करके रखें हर प्रोफेशनल को उनके प्रोफेशन के साथ में। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है, देखो चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कोई भी हो, वो ओथ लेता है, ओथ सेरेमनी में। ठीक है, वो एक शपथ लेता है, ओथ लेता है, प्रॉमिस करता है खुद से कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे वर्क करेंगे, हम कोई भी इसमें
विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे, हम कुछ भी रॉन्ग नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन के साथ में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये प्रोफेशन में हो गया। अब देखो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, ये हो गया प्रोफेशन की बात हो गई, और ये हो गया मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है। मैनेजमेंट के अंदर कोई भी ऐसे कुछ सच वो कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स वगैरह कुछ बिहेवियर ऐसे नहीं बनाए गए हैं। क्यों नहीं बनाए गए हैं? क्योंकि कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन अभी तक लगी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एग्जांपल देना चाहो या उसे निगेटिव में तुम रख सकते हो कि जो एक प्रोफेशन है AIMA, जो प्रोफेशन है न्यू दिल्ली में है, उसने देखो कुछ अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, ठीक है, हर मैनेजर के लिए। लेकिन अभी तक नेसेसरी नहीं हुआ है कि हर मैनेजर को उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। बन रखे हैं कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन कंपलसरी नहीं कर रखा है कि हाँ भाई मैनेजर उनको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। प्रोफेशन में है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, ताकि वो बाइंड कर रखें हर प्रोफेशनल को उनके प्रोफेशन के साथ में, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, नो सच कोड ऑफ कंडक्ट टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर यही था। बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, सर्विस मोटिव, ठीक है। प्रोफेशन में सर्विस मोटिव कैसा है और मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव कैसा है। देखो अगर बात करें प्रोफेशन की, तो देखो हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ बेसिक मोटिव होता है, ठीक है। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ बेसिक मोटिव होता है, और उनका बेसिक मोटिव होता है कि वो अपने क्लाइंट को सर्व करें किसके साथ, डेडिकेशन के साथ में, ठीक है। डेडिकेशन के साथ में हर क्लाइंट को सर्व करें, ठीक है। वहीं यहाँ पे कंपलसरी होता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो देखो मैनेजमेंट में कोई सर्विस मोटिव, पहली बात तो मैनेजमेंट के अंदर सर्विस नाम का कुछ वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। देखो मैनेजमेंट के अंदर बेसिक पर्पस बस यही होता है कि वो गोल अचीव करना होता है, ठीक है। एक पर्पस है। अगर पर्पस मोटिव की बात करें तो प्रोफेशन में नहीं होगा, अगर सर्विस मोटिव की बात करें तो सर्विस मोटिव प्रोफेशन में होगा, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होगा। मैनेजमेंट पर्पस होता है, ठीक है। तो बेसिक पर्पस क्या है मैनेजमेंट का, कि गोल अचीव करना है। और गोल किस लिए अचीव करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, गोल अचीव होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। देखो ये बात अलग है। देखो अगर कंपनी जो है, अगर ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम से चलती चली जा रही है, सर्वाइव कर रही है, अच्छे खासे मार्केट में इंक्रीज कर रही है अपनी गुडविल, तो क्या बोलते हैं मैनेजर जो होगा उसे क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस वो देने लगेगा, किसी सोसाइटी को इम्पोर्टेंस मैनेजर देने लग जाएगा एक टाइम के बाद में। और अपने जो भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव होंगे वो उन्हें फुलफिल करता रहेगा, अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा, ठीक है। यानी कि सर्विस मोटिव किस में होता है, प्रोफेशन में होता है, और मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं होता है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर बस पर्पस होता है, पर्पस फुलफिल होना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है वहीं पे, ठीक है। ये था प्रोफेशन के अंदर सर्विस मोटिव। प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ हद तक प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, ठीक है, समझिए।